आज हम दो चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में, ऑर्गन्स के प्रॉपर वर्किंग में, और शरीर आपका सुचारू रूप से चलता रहे, 11 सिस्टम काम करें अपना, तो उसमें हमारी दो चीजों का और इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसमें एक है विटामिन और दूसरा है मिनरल। यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स ये आपस में जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये बॉडी के कई सारे फंक्शन को कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विटामिन और मिनरल्स की हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। बहुत कम होने के बावजूद भी इनका अपना अपना रोल हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में, बॉडी के वर्किंग में होता है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि मुझे शिकंजी पीनी है, तो शिकंजी में जब तक हम नमक का इस्तेमाल ना करें तो वो शिकंजी का टेस्ट नहीं देता। यानी कि अगर मैं केवल चीनी और नींबू डालकर अगर दे दूं तो वो शिकंजी का टेस्ट नहीं होगा। उसमें थोड़ी सी मात्रा में हमें नमक की आवश्यकता है। नमक की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बिना नमक के शिकंजी का टेस्ट शिकंजी जैसा नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे शिकंजी में नमक की आवश्यकता है, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है, ना के बराबर आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, बहुत कम रेंज में होते हैं, लेकिन इनका होना हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो शरीर कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो जाता है। कहीं ना कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है। जैसे कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, तो विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली कुछ बीमारियों में उदाहरण आप लोगों के सामने है ही है। आप लोग सब जानते होंगे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें कैटरेक्ट यानी कि आंखों की समस्या, जैसे रतौंधी कहते हैं, हो सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जब विटामिन फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। इसी प्रकार विटामिन के अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है और आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इसी प्रकार मिनरल्स में आपने देखा होगा कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ये सब मिनरल्स हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पोटेशियम की डेफिशिएंसी से आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं। जिंक की डेफिशिएंसी से मेमोरी पावर लॉस हो जाती है, यानी कि मेमोरी वीक हो जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग बीमारियां हमें आ सकती हैं इन मिनरल्स की या विटामिन की डेफिशिएंसी से। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन सा विटामिन हमें कहाँ से मिलता है या उसका सोर्स क्या है, और हम उन्हें कहाँ से प्राप्त भोजन में ले सकते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि इनकी कमी हो जाए, तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मनुष्य का शरीर प्राप्त होना इस जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है। यह मनुष्य की यह भगवान की एक अनमोल कृति है। जीवन में पैसा होना जरूरी है, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, उनका सही से काम करना, प्रॉपर तरीके से काम करना उतना ही आवश्यक है। शरीर के सभी फंक्शन, जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, उनका दो ही आधार होता है, यानी कि दो ही सिस्टम के द्वारा चलाए जाते हैं। एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल सिस्टम।
ये दोनों ही सिस्टम खास प्रकार के केमिकल्स द्वारा बॉडी में होम्योस्टेसिस को बनाकर रखते हैं। होम्योस्टेसिस यानी कि शरीर की वह अवस्था जब आप ये कह सकते हैं कि मेरे 11 के 11 सिस्टम अपना काम कर रहे हैं, मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली लेवल पर स्वस्थ हूं, उस कंडीशन को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसी प्रकार न्यूरोथेरेपी द्वारा के अनुसार सभी हार्मोन या केमिकल के प्राथमिक रॉ मटेरियल 3 ही तत्वों से मिलकर बनते हैं। क्योंकि आपको बेसिक की क्लास में बताया गया था कि जितने भी हार्मोन्स हैं उनके सभी के रॉ मटेरियल 3 ही तत्वों से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है टायरोसिन अमीनो एसिड, तीसरा है प्रोटीन। ये आप सब जानते हैं। इसके लिए हमें हर प्रकार की भाजी एवं हर प्रकार के फल, अनाज, दालें या सब्जियां खानी चाहिए। इसके साथ साथ भोजन का ठीक से पचना व उसका ठीक से अवशोषण होना चाहिए, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। इसी के साथ इसके लिए हमें हर प्रकार के भोजन को इंटेक करना ही पड़ेगा। भारत में अधिक लोग खाने पीने का ध्यान न रखने के कारण कमजोर या बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। उसके मुख्य 4 कारण बताए गए हैं, जिनमें से पहला कारण है कि खाने की कमी के कारण कैलोरीज की कमी का होना, यानी कैलोरीज कम होते चले जाना। बहुत सारे लोग आज भी इस देश में कुपोषण के शिकार हैं। उनको सही समय पर सही उचित मात्रा में भोजन नहीं उपलब्ध होता है, जिसको हम कैलोरीज की कमी कह सकते हैं। जरूरी एमिनो एसिड बनाने के लिए जो प्रोटीन खानी चाहिए वह ना खाने से भी कमी हो सकती है। यानी कि आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं कि हमें विटामिन B12 खाना चाहिए, नहीं तो हमारे नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। और आप ये जानने के बाद भी ना खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने शरीर के साथ जास्ती कर रहे हैं। तो जो जरूरी अमीनो एसिड्स हैं उनको हमें भोजन से खाना ही चाहिए, हमें प्रोटीन खानी ही चाहिए, और वह ना खाने से भी उनकी कमी से बीमारियां आ जाती हैं। कई लोग ताजे फल और सलाद, सब्जी नहीं खाते, उससे उनके अंदर विटामिन की कमी आ जाती है। जो लोग मौसम के अनुसार फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, उनके शरीर के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो भोजन मौसम के अनुसार आ रहा है उसमें मौसम के अनुसार ही विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ती है। कई लोग ताजे फल और सलाद नहीं खाते, उससे विटामिन की कमी आ जाती है। तो मिनरल्स यानी खनिज धातुओं की कमी से ये साग सब्जियों में पाई जाती है। अगर हम टमाटर नहीं खाएंगे तो पोटेशियम कम हो जाएगा, नारियल पानी नहीं पिएंगे तो मल्टी मिनरल्स कम हो जाएगा। इसीलिए पेट ठीक होना चाहिए, कोई गंदी आदत नहीं होनी चाहिए। तो हरि ने मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं निशुल्क उपलब्ध कराई हैं। हालांकि आज मनुष्य ने ही उन निशुल्क चीजों पर शुल्क लगा दिया है, यानी कि आज मनुष्य ने ही उनकी कॉस्ट अर्जन करना शुरू कर दिया है, कॉस्ट लेना शुरू कर दिया है। जैसे हवा, पानी, आज के भगवान ने ये हमें निशुल्क दी है, लेकिन हम आज इन सब पर टैक्स कहीं ना कहीं इसका चार्ज पे करते हैं। भगवान नहीं लेता है, भगवान कहता है कि मैंने निशुल्क दिया है आप लोगों को। इसी प्रकार विटामिन की शुरुआत करते हैं, इनका क्या रोल है देख लेते हैं। विटामिन सभी के कार्यों के लिए शरीर के सभी कार्यों के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए शरीर में सेल की तंदुरुस्ती के लिए जो केमिकल प्रक्रिया चलती हैं उनको उकसाने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता है। बॉडी को हर कार्य करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है हमें विटामिन की आवश्यकता है। जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता है। विटामिन शरीर में नहीं बनते, परंतु उन्हें कुछ विटामिन प्राकृतिक रूप में प्रोविटामिन के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें शरीर आसानी से बदलने की क्षमता रखता है। उदाहरण के तौर पर जब हम ये कहते हैं कि गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है,
तो हम ये गलत कहते हैं, क्योंकि गाजर से हमें प्रोविटामिन मिलता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो लिवर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। तो गाजर, पालक में बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन पाया जाता है, जिसे विटामिन ए में बदलकर लिवर अपने पास रख लेता है। अन्य विटामिन सब्जी, अनाज, दालों के छिलकों में पाए जाते हैं और पाचन संस्था द्वारा शरीर में अवशोषण होने के बाद हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि बॉडी इनका इस्तेमाल कर लेती है। हमें हर प्रकार के विटामिन प्राप्त हों, इसके लिए हमें हर प्रकार की भाजी, सब्जी, दालें, अनाज इत्यादि खाना चाहिए। इनमें ये सभी विटामिन सेल में थोड़ी मात्रा में रहते हैं और कुछ विटामिन को लिवर अपने पास स्टोर करके रखता है। यानी कि थोड़ी मात्रा में तो ये हमारे शरीर में एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन लिवर की एक क्वालिटी है कि ये अपने अंदर इनको स्टोर करके रख सकता है। इसी प्रकार अगर भोजन में कोई विटामिन ना हो तो भी उसका स्टॉक लिवर के पास रहता है, जिससे वह कुछ दिनों या महीनों के लिए काम चला सकता है। यानी कि अगर आज आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि आपको वहां विटामिन B12, विटामिन B1 से रिच प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 3 दिन के अंदर ही आपके विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि लीवर इनको कुछ विटामिन को कुछ महीने तो कुछ विटामिन को कई साल तक अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लिवर में कुछ विटामिन का स्टॉक किस प्रकार से हो सकता है या होता है। जैसे उदाहरण के रूप में विटामिन ए लिवर के अंदर 5 से 10 महीने तक स्टोर रह सकता है। विटामिन डी 2 से 4 महीने तक रह सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कुछ दिन तक रह सकता है, जबकि विटामिन B12 1 से लेकर 5 महीने तक स्टोर रह सकता है। 5 साल तक स्टोर रह सकता है, यानी कि 1 से लेकर 5 साल तक विटामिन B12 हमारे लिवर के अंदर स्टोर रहता है। यानी कि अगर आज की डेट में अगर आप भरपूर मात्रा में विटामिन B12 खा रहे हैं और आपको आपके शरीर को विटामिन B12 स्टोर कर लेता है लिवर, तो हो सकता है आने वाले 1 साल या 2 साल तक आपको विटामिन B12 की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन अगर आज की डेट में आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब है कि आप पिछले कई महीनों से विटामिन B12 डेफिशिएंसी को झेल रहे हैं। ठीक, यहाँ तक कोई? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। यानी कि इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कुछ मात्रा में फैट की आवश्यकता होती है। उनके इलियम में एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट की जरूरत होती है एवं भोजन में कुछ मात्रा में फैट अवश्य होनी चाहिए, तभी ये हमें अवशोषित होंगे, नहीं तो इनका अवशोषण नहीं हो पाएगा। जबकि विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन फॉलिक एसिड इत्यादि ये सभी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। अगर इनकी मात्रा ज्यादा भी हो जाए तो ये यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ना हो या पाचन संस्थान कमजोर हो तो उससे हड्डियां, मांसपेशियां तथा अन्य टिश्यूज की अनेक अनेक बीमारियां आ सकती हैं। एक एक विटामिन के बारे में अब हम देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए, यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। यह यानी कि ये घी तेल में ये डाइजेस्ट हो सकता है। इनके साथ साथ अगर हम घी तेल खाते हैं तो ये हमें इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यह जानवरों के टिश्यूज में रेटिनॉल के रूप में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से कई चीजों में बीटा कैरोटीन एवं प्रोविटामिन के रूप में पाया जाता है। इसे लीवर विटामिन ए के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसे विटामिन ए के रूप में लिवर अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसके फंक्शन है, यह सभी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक विटामिन है।
यानी कि सभी सेल के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। एपिथेलियल टिश्यूज के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी आवश्यक है। यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब है जो भी ऑर्गन्स के लेयर या आपकी स्किन की लेयर को बनाने के लिए विटामिन ए का रोल होता है। आंखों के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता है। अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आंखों से संबंधित समस्या, खास तौर से आपको रतौंधी हो सकती है, जिसमें रात में आंखें नहीं देख पाती हैं। एक्ने यानी कि मुहासे, चमड़ी झड़ने लगती है, स्किन ड्राइनेस हो जाती है, बच्चों की हाइट रुक जाती है, टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम में एट्रोफी आ जाती है। यानी टेस्टिस की वह लेयर जो स्पर्म को बनाने का काम करती है उसमें एट्रोफी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको बांझपन यानी कि इम्पोटेंसी हो सकती है, यानी कि बांझपन की इनफर्टिलिटी हो सकती है। आंखों की कोर्निया, कंजक्टिवा, कैराटाइनाइजेशन, ये सारे आंखों से संबंधित समस्याएं हैं जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। इसके सोर्सेज हैं, एग का पीला वाला भाग हमें इनटेक करना चाहिए अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। चिकन है, दूध है, घी है, मक्खन है, दालें हैं, पालक है, सब हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पपीता है, कद्दू है, गाजर है, मक्का है, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब विटामिन ए के भरपूर स्रोत होते हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए लिवर और थायराइड ग्लैंड का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिवर इसको स्टोर करता है कि थायराइड इसका मेटाबॉलिज्म करता है कि बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में कहां कहां आवश्यक इन विटामिन की है। नेक्स्ट विटामिन डी है। यह विटामिन जिसकी बात हम कर रहे हैं, विटामिन डी, यह लिवर में स्टोर रहता है, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी विटामिन है। इसका फंक्शन है 1.25 डीसीसी नामक हार्मोन को बनाने के लिए। यानी कि 1.25 डीसीसी हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होगी। इसी के कारण अन्न नलिका यानी कि आपको जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी में कैल्शियम को सोखा जाता है, जबकि विटामिन डी एक खास प्रकार का कैल्शियम बाउंडिंग प्रोटीन बनाता है, जिसके द्वारा इंटेस्टाइन में एपिथेलियल के द्वारा कैल्शियम को सोखा जाता है, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रॉब्लम, अगर ये बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की, तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी आ सकती है, जैसे पीठ में कुबड़ापन यानी कब्जा, पीठ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। बड़ी उम्र में विटामिन डी की विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्टोमलेशिया हो सकता है, यानी कि हड्डियां असाधारण रूप से टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बनाना नहीं, यानी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन या बनना ही नहीं हो पाएगा अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको रहेगी तो। बोन्स नरम तथा एबनॉर्मल हो जाती हैं। छाती का बोन यानी कि छाती की जो हड्डी है वो उभर कर सामने आ जाती है। पिजियन चेस्ट बोलते हैं, पिकॉक चेस्ट बोल सकते हैं इसको। जैसे किसी कबूतर की हड्डी, गले की हड्डी बाहर की तरफ नजर आती है, उभरी हुई आती है, ऐसी हमारी भी हड्डी, और उसमें एक छोटा सा गड्ढा नजर आने लगेगा। अगर रिकेट बड़ी उम्र में हो तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इन्हें एनीमिया और वीकनेस रहता है, साथ में हाथ, पैर और स्पाइन, थोरैसिक एवं पेल्विक एरिया में भी दर्द बना रह सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी आपको विटामिन कैल्शियम नहीं मिलेगा ना, तो उनकी डेफिशिएंसी में ये समस्याएं हो सकती हैं। इसके सोर्सेज हैं, धूप में बैठना विटामिन डी का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो धूप में बैठना, दूध,
क्रीम, बटर, कोड, नामक मछली के लिवर का तेल, कोड नामक मछली के लिवर का तेल, ये सब विटामिन डी के लिए आवश्यक चीजें हैं। अगर आप में से किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप इन चीजों का इंटेक कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक कोई समस्या? अब हम बात करें विटामिन ई की। विटामिन ई यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और आरबीसी की आयु को बढ़ाता है। यह बहुत रेयर केसेस में इसकी कमी हो सकती है क्योंकि तकरीबन सभी प्रकार के खाने में हमारे को विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई के अभाव में किडनी के ट्यूबुलर सेल्स या मसल्स के सेल्स भी डैमेज होने लग जाते हैं, डिजेनरेट होते हैं, यानी खत्म होने लगते हैं। इसकी कमी से लोगों में नपुंसकता, बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। इसकी कमी से सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम की रचना व उनके कार्य काफी बिगड़ जाते हैं। यानी कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी जिसमें से मुख्य है। इसके स्रोत है अंकुरित अनाज, नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, साबुत अनाज, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। इसलिए कहा कि विटामिन ई कम ही लैक ऑफ विटामिन के रूप में जाता है क्योंकि ये ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों में, हरी सब्जियों में पाया जाता है। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो इम्पोटेंसी यानी कि बांझपन की समस्या हो सकती है। इसी प्रकार विटामिन के यह ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, यह एक क्लॉटिंग फैक्टर है। यह रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। रक्त के थक्के बने उसके लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। विटामिन के को लार्ज कॉलोन की बैक्टीरिया बनाती हैं। जब बैड सोर होते हैं तो उसे खत्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक ली जाती हैं, उनकी वजह से पेट खराब हो जाता है और विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे विटामिन के की कमी हो जाती है। उस समय ज्यादा मात्रा में इस विटामिन को खाना चाहिए। यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे और अगर इमरजेंसी में आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि विटामिन के आपकी बॉडी में नहीं है, जो कि एक प्रोटीन बनाता है जिसके थ्रू ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसकी कमी से क्या हो सकता है? जख्म नहीं भरेंगे, जख्म हमेशा ताजे बने रहेंगे और ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। रक्त जमने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार कैल्शियम की जरूरत है उसी प्रकार हमें विटामिन के की भी आवश्यकता होती है। तो विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में जाना जाता है। और अगर इसके लिए अगर फैट ठीक से नहीं पचे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। कैल्शियम का अगर किसी को फैट ठीक से नहीं पचता तो फैट नहीं पचेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा तो 1.25 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा और 1.25 डीसीसी हार्मोन नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। तो सामने पूरा अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोथ्रोम्बिन निकलता है। जैसे कहीं पर आपको इंजरी हुई, कहीं चोट लगी, तो चोट लगने पर पहले वहां से थोड़ा सा ब्लीडिंग होगी, फिर ब्लीडिंग होने के बाद धीरे धीरे उससे वह ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। तो चोट लगने पर क्या होगा? सबसे पहले देखिए प्रोथ्रोम्बिन निकलेगा, प्रोथ्रोम्बिन लिवर से निकलेगा और वह रास्ते में जाते जाते कैल्शियम के साथ मिल जाएगा, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन लिवर से आएंगे और ब्लड के अंदर छोड़े जाएंगे। ब्लड में पहले से ही कैल्शियम है
तो कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोकाइनेज, जब आपके प्लेटलेट टूटते हैं तो वहां से थ्रोम्बोकाइनेज निकलता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन आपस में मिलते हैं तो ये थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज, ये तीनों आपस में मिलते हैं तो थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन आपस में जब फिब्रिनोजन से मिलता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन से मिलता है, और फिब्रिनोजन कहाँ से आता है? लिवर से आता है। तो फिब्रिनोजन को बदल कर ये फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिब्रिन प्लस ब्लड सेल, यानी कि फिब्रिन प्लस जो ब्लड के सेल हैं वो आपस में मिलकर एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे कि ब्लड अब बाहर नहीं निकलेगा, और उसी को हम जालनुमा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पहले तो आसानी से बन जाता था, आजकल अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इनका बनना मुश्किल होगा। तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। लिवर विटामिन के की हेल्प से इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलकर आगे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, कि प्रोथ्रोम्बिन निकलता है लिवर से, ब्लड में पहुंचता है, वहां पहले से ही कैल्शियम मौजूद होता है। तो कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज आपस में जब प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलते हैं तो ये थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन के साथ मिलता है, फिब्रिनोजन के साथ मिलकर ये फिब्रिन तथा ब्लड सेल्स और क्लॉट, फिब्रिन प्लस ब्लड सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्लॉट बन जाता है, और इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। विटामिन बी 12, यह विटामिन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स एवं नर्वस सिस्टम के को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी कमी से एनीमिया एवं बॉडी में कमजोरी आती है। इसका स्टॉक लिवर में 5 से 6 साल तक रहता है। अगर आज की बात करें, अगर बॉडी में इसकी कमी हो रही है तो इसका मतलब है कि पिछले 5-6 सालों से इंटेस्टाइन द्वारा विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, या पेट में हम खाने के रूप में कोई भी विटामिन बी 12 नहीं ले रहे हैं, या इंटेस्टाइन द्वारा इसको सोखा नहीं जा रहा है। पेट में कई सालों से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है। आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था कि विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर होना जरूरी है, नहीं तो विटामिन बी 12 एक बहुत सॉफ्ट नेचर का विटामिन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मोस्टली विटामिन बी 12 की कमी खाना ठीक से ना पचने के कारण ही होती है। इसके सोर्सेज हैं आरबीसी को उत्पादन और एवं उनके मैच्योरेशन में हेल्प करना, यानी कि इसके फंक्शन क्या होंगे? तो आरबीसी के उत्पादन एवं उनके मैच्योरेशन में हेल्प करना, ग्रोथ यानी कि शरीर के विकास को बढ़ावा देना, नर्वस यानी कि नर्व्स के सही स्वास्थ्य को बनाए रखना, अधिक कमी होने से पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। अधिक कमी हो जाए तो पैरालिसिस हो सकता है। विटामिन बी 12 की कमी से स्पाइनल कॉर्ड के लार्ज फाइबर में डीमाइलिनेशन हो सकता है, यानी कि नर्व के ऊपर की कॉइटिंग, हमने नर्वस सिस्टम में अभी पीछे पढ़ा कि नर्व के ऊपर की कॉइटिंग को हम माइलिन शीथ कहते हैं, और वो डीजनरेट होना शुरू हो सकती है, और इसकी वजह से हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, तो इसलिए हमें विटामिन बी 12 को प्रॉपर लेना चाहिए। अगर फिर भी इनकी डेफिशिएंसी होती है तो पेरिफेरल सेंसेशन खत्म हो जाती है, जिससे कि आपके हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, इसे पेरिफेरल नमनेस कहेंगे। इस विटामिन के प्रभाव से एक सेल 2 सेल में बदल जाती है एवं आरएनए और डीएनए में बदल सकती हैं, यानी कि जेनेटिकल इफेक्ट भी डालती है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से आरएनए और डीएनए पे भी असर पड़ता है, यानी कि जीन्स चेंज हो सकती हैं, यानी कि जीन में म्यूटेशन हो सकती है और जेनेटिकल डिजीज आ जाती हैं, है ना। तो पेरिफेरल मतलब हाथ और पैर की उंगलियों में सुन्नपन होना, झंझनाहट होना। इसके सोर्सेज, यह एकमात्र विटामिन है जो सब्जियों में मिलता है। ये करेक्ट कर लेना अगर करेक्ट गलत लिखा हुआ है। यह सब्जियों में मिलता है। शाकाहारी लोगों के लिए दूध, पनीर
के लिए आप ये ले सकते हैं। इसलिए दूध पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और हरी पत्तेदार सब्जियां जिनको हम अंकुरित अन्न भी कह सकते हैं, अंकुरित अन्न को भी हमें लेना चाहिए। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी को हो रही है तो उसके चने हैं, काले आपके मोठ है, इनको अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारी बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं। अगला विटामिन है नियासिन। नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B4, B5, B6 ऐसे आते हैं। तो नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है। तंदुरुस्ती यह कुदरती तौर से दूध, पनीर, छाछ या दूध के प्रोडक्ट में पाया जाता है। कुदरती तौर से यह दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट में पाया जाता है, खमीर में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। इसके फंक्शन है, नियासिन की कमी से शुरू में मसल्स में कमजोरी आने लगती है। यानी कि अगर नियासिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है तो आप न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इसको पहचान भी सकते हैं, क्योंकि नियासिन आपको पता है कि लेफ्ट थाई में आगे विटामिन B12 है, नीचे नियासिन है। यह कुदरती तौर से दूध, लिवर, जिस्ट, पनीर, दालों में पाया जाता है। नियासिन की कमी से शुरू में मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, शुरुआत में कमजोरी आने लगती है, और यह ग्लैंडुलर सिक्रीशन कम होगी, यानी ग्लैंड्स के कम काम करेंगे। ग्लैंड्स के सिक्रीशन को प्रॉपर बनाने के लिए नियासिन की आवश्यकता होती है, यानी कि पैंक्रियाज, अमाइलेज, लैपेज, ट्रिप्सिन यह स्लो हो जाते हैं जब इनकी डेफिशिएंसी होती है। ज्यादा कम होने पर बॉडी के टिश्यू समाप्त हो जाते हैं, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खराबी आ जाती है इनकी कमी से, और डिमेंशिया जैसी बीमारी हो सकती है। डिमेंशिया का मतलब है कि आपको भूलने की बीमारी, या कई प्रकार के मानसिक बीमारियां आ सकती हैं, याददाश्त की कमजोरी हो सकती है, कमी हो सकती है, मुंह के अंदर की झिल्ली में इन्फ्लामेशन आ जाती है, एब्डोमेन और पाचन संस्थान बिगड़ जाते हैं, यानी कि पेट बिगड़ जाता है, पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, पहले ग्राफ हो सकता है, जवान पर कालापन आ सकता है, यानी कि जवान काली हो सकती है, दिखने वाली जवान काली हो सकती है, बोलने वाली जवान नहीं। न्यूरोथेरेपी में हम इन सभी बीमारियों का मूल कारण के ऊपर इलाज कर सकते हैं, और हम इस प्रकार से इनका सफल इलाज करते हैं। हम UDF, HCl, नियासिन, विटामिन B12 या किसी भी दर्द को हम निकाल सकते हैं, या विटामिन B12 है या मल्टी हैपन फॉर्मूला देकर सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विटामिन के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज बने हुए हैं। विटामिन B12 के लिए विटामिन B12 फॉर्मूला है, फॉलिक एसिड के लिए फॉलिक एसिड फॉर्मूला है ना। इसी प्रकार नियासिन ट्रिप्टोफन से बनता है। ट्रिप्टोफन क्या है? यह एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड आप लोगों को ध्यान होगा, तो वे अमीनो एसिड्स कहलाते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद बनाती है। विटामिन बी, ये हमारा जो नियासिन है ट्रिप्टोफन से बनता है, और यह एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफन से सेरोटोनिन भी बनता है, जो नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। नींद लाने और मन को शांत रखने के लिए आपका सेरोटोनिन काम करता है, और इस सेरोटोनिन को भी हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा बना सकते हैं। इससे आगे का है एक और विटामिन, थायमिन। थायमिन को विटामिन B1 भी कहते हैं, B1 भी कहते हैं थायमिन। खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट और कई अमीनो एसिड्स को प्रयोग में लाने के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि थायमिन अगर नहीं होगा तो अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा शरीर के अंदर। यह नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी विटामिन है। थायमिन के लिए भी हम राइट पार्को के लिए, जिसमें आगे हम फॉलिक एसिड पीछे थायमिन के दर्द को चेक कर सकते हैं। इसके सोर्सेज हैं सूखा खमीर, अंकुरित अनाज, कई प्रकार के बीज जिनकी भारी परतों हो यानी कि लेयर हो, प्राय सब्जियों में पाया जाता है। चावल अनाज की बाहरी परतों में मिलता है। बॉडी को हर रोज मात्र 1.5 मिलीग्राम
थायमीन की जरूरत होती है। 1.5 मिलीग्राम का मतलब है कि हमारा गेहूं के दाने से भी कम, गेहूं के दाने से भी कम हमें 1.5 मिलीग्राम अनाज थायमीन की आवश्यकता होती है ना? और इसके फंक्शन है पेट खराब होना, सख्त कब्जी होना, इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, डिप्रेशन, बार बार फीवर आना, इंटेस्टाइन का बिगड़ना, या गैस्ट्रोएटॉमी होना यानी कि पेट की मसल्स पर फड़ाना होना। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे यार, पेट की मांसपेशियों पे एक फड़कन सी नजर आती है, ऐसा लगता है कि अलग अलग जगहों पर नाभि धड़क रही है, लेकिन वो नाभि नहीं, वहां की मसल्स का फड़फड़ाना होता है, जो कि नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है यानी कि मसल डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, फटिग थकान हो सकती है, ये सभी थायमीन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होंगे, यानी कि बॉडी में आपको दिक्कत आ सकती है। ब्लड में अधिक देर तक ग्लूकोज की कमी के कारण टिश्यूज ढीले पड़ जाते हैं, जिससे बेरी नामक रोग आ सकता है। यह टिश्यूज में एटीपी की कमी के कारण मसल ढीले पड़ जाते हैं, और यह थायमीन की कमी के कारण होता है। यानी कि टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज की कमी होना, ग्लूकोज में भी आपके थायमीन की कमी होना साथ में, तो थायमीन की कमी की डेफिशिएंसी से, यानी कि थायमीन की डेफिशिएंसी से बेरी नामक रोग आता है ना? और इसमें एनर्जी और साथ में थायमीन दोनों ही कम हो जाते हैं। हार्ट मसल्स में ढीलापन आ जाता है, हार्ट इनलार्ज हो सकता है, उनमें रक्त का बहाव 2 गुना बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट इनलार्ज हो जाएगा, मसल्स लूज हो जाएंगी, तो उसके अंदर ब्लड ज्यादा आएगा एक बार में, और इसका असर सीधे सीधे लंग्स पर पड़ता है, क्योंकि हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है और लंग्स से हार्ट में आता है। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप ब्लड को लंग्स को भेजेंगे तो उसकी कैपेसिटी में, फंक्शन में गड़बड़ आएगी, और यह हमें दूसरी अनेकों बीमारियों का कारण बन जाएगा। तो इसलिए लंग्स में स्वेलिंग भी आपको आ सकती है। न्यूरोथेरेपी में हम थायमीन के पॉइंट के दर्द को निकाल सकते हैं, तो इन बीमारियों में काफी राहत दे सकते हैं। इसके लिए हमारा विटामिन फॉर्मेशन फॉर्मूला बहुत ही कामयाब है। अगला विटामिन फॉलिक एसिड है। गर्भ अवस्था के प्रथम 3 महीनों में बच्चे के सही विकास के लिए फॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। इसके सोर्सेज, फॉलिक एसिड हरी सब्जियों में मिलता है, ज्यादा पकाने से यह खत्म हो जाता है। कच्चे सलाद, चावल, चावल के ब्रेन यानी कि चावल की छिलकों में, दालों के ऊपरी छिलकों में यह पाया जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड दालों की छिलकों में या पत्तेदार सब्जियों को, मतलब जो सब्जियां छिलके के साथ आती हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। इसके सोर्सेज और प्रॉब्लम, इसके फंक्शन क्या है, अगर कम होगा तो क्या होगा, यह विटामिन B12 के साथ मिलकर, यानी कि फॉलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर आरबीसी का मैच्योरेशन कराता है, यानी कि आरबीसी को तैयार करता है, यानी कि आरबीसी को इस लायक बनाता है कि वह कैपिलरीज के अंदर घुस घुस के यह फॉलिक एसिड की कमी हो तो आरबीसी का आकार भी घुस सके, यानी कि आरबीसी को इस लायक बनाता है फॉलिक एसिड कि वे कैपिलरीज के अंदर घुसकर ब्लड सर्कुलेशन में काम कर सकें। हमने पढ़ा था ब्लड के चैप्टर में कि आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए तो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, और अगर इसका साइज छोटा हो जाए आरबीसी का साइज तो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। बड़ा हो जाए तो मैक्रोसाइटिक और छोटा हो जाए तो माइक्रोसाइटिक। यानी कि आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो वो वहां पर मैक्रोसाइटिक एनीमिया का कारण बन सकता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो तो आरबीसी का साइज आकार काफी बड़ा हो जाएगा और वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर घुसकर सर्कुलेशन में नहीं आ पाएंगी और बॉडी को सर्कुलेशन की कमी हो जाएगी। हालांकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से और अनेकों बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, पोलिन हार्ट है, स्पाइना बाइफिडा है, मेनिंजोमाइलोसिल है, मेनिंजोसिल है। मेनिंजोमाइलोसिल का मतलब है कि जब बॉडी के कई हिस्सों में मस्कुलर पेन आ जाता है तो वो मेनिंजोमाइलोसिल कहलाता है। मेनिंजोसिल, अगर आपको किसी बॉडी के किसी एक हिस्से में दर्द है तो मेनिंजोसिल हो जाएगा। इसी प्रकार मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स का डिस्ट्रॉय होना शुरू होना लग जाता है। क्लफ लिप यानी कि तालू कटा हुआ आ सकता है, तालू में छेद हो सकता है जब बच्चा पैदा होता है। या क्लफ पैलेट
यानी कि तालू कटा हुआ हो सकता है, होंठ कटे हुए हो सकते हैं, तालू कटा हुआ हो सकता है, बाई बर्थ हो सकता है अगर बच्चों में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहे तो बच्चों में होल इन हार्ट भी हो सकता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से अनेकों अनेक बीमारियां आ सकती हैं। न्यूरोथेरेपी में हम फॉलिक एसिड की कमी हो तो फॉलिक एसिड के पॉइंट के दर्द को ठीक करते हैं। इसके लिए फॉलिक एसिड फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और कुछ बच्चों को फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट के साथ साथ 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट भी देते हैं। 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट प्लस फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार विटामिन सी है, ये हड्डी, कार्टिलेज, टिश्यूज और दांतों के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी का फंक्शन है 20 से 30 सप्ताह तक अगर विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड की कमी हो तो स्कर्वी रोग यानी कि चमड़ी की समस्या आ जाती है, स्किन डिजीज आ जाती है, दांत ढीले होने लग जाते हैं, मसूड़ों से खून बहने लगता है, हड्डियों में जॉइंटों में दर्द आने लग जाता है और स्कर्वी में दांतों से खून बहने लगता है और उल्टियां और इमोशन में भी खून आने लगता है। यानी कि लंबे समय तक विटामिन सी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो तो नाक से, मुंह से, मोशन से, यूरिन से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन सी आप लोग सब जानते हैं, इसका सोर्स क्या है। विटामिन सी हमें सबसे ज्यादा आंवले के अंदर मिलता है। आंवले को किसी भी फॉर्म में खा लीजिए, कच्चा, पक्का, अधकच्चा, या आप उसका मुरब्बा, अचार बनाकर खा लीजिए, आपको विटामिन सी उसमें आंवले के अंदर मिल जाता है। यहाँ तक शरीर में मेटाबॉलिज्म का नियंत्रित हार्मोन से होता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण हार्मोन से होता है, लेकिन उचित विटामिन एवं मिनरल्स के बिना उनका कार्य असंभव है। मिनरल्स बॉडी के वजन का कुल 4% भाग होते हैं। अगर किसी का 100 किलोग्राम वजन है तो 4 केजी वेट उसके मिनरल्स का हो सकता है। वे ज्यादातर हड्डियों में पाए जाते हैं। ये बॉडी के सेल्स के लिए एवं एंजाइम्स के कार्यों के लिए जरूरी है। ये श्वास क्रिया, हड्डियों, दांत और नाखून इत्यादि बॉडी की ठोस वस्तुओं को बनाने के लिए जरूरी है। कुछ मिनरल्स बॉडी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी भी जरूरत शरीर को होती है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फोरस, आयरन होते हैं। जबकि थोड़ी मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट होते हैं। इनमें कुछ अकेले काम करते हैं तो कुछ ग्रुप बना के काम करते हैं, जिनमें से ग्रुपिंग में कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के ढांचों को बनाने में काम आते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के ढांचों में बनाने में काम आते हैं। कैल्शियम प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज ये सभी को एंजाइम्स को बनाने का काम करते हैं या को एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं। सोडियम, फास्फोरस ये बफर सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। बफर सिस्टम का मतलब कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से के साथ कोई डिस्टरबेंस ना करे, कोई गड़बड़ी ना करे, उसको बफर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं। कैल्शियम शरीर में भारी मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल है। यह अक्सर फास्फोरस के साथ मिलकर काम करता है। यह तकरीबन 99% हड्डियों में तथा दांतों में पाया जाता है। यह बाकी मसल्स, टिश्यूज, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके सोर्सेज हैं दूध, मूली, केला, सिंघाड़ा, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं। और इनके फंक्शन है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाकर रखना, ब्लड क्लॉटिंग कराना, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर यातायात को बनाए रखना, यानी कि एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल के बाहर, एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर की क्रियाओं को करवाना, सेल डिवीजन करवाना, मेटाबॉलिज्म बाय ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कराना सेल की आवश्यकता है, यानी कि कैल्शियम की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पादन के लिए यानी कि उन्हें सिंथेसाइज करने के लिए, निकास करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 9 से 11 के बीच में ही रहे होनी चाहिए
अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा इससे कम हो जाए तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। यानी कि अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा इससे कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि हाथ पैरों में ट्विस्टिंग यानी कि फड़फड़ाहट हो जाएगी, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। यह तभी होगा जब 1.25 डीसीसी हार्मोन ठीक से काम नहीं करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को नहीं सोखा जाएगा। तो उस कंडीशन में 90% मोशन के रूप में और 10% यूरिन के रूप में बाहर आ जाएगा। पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, जल्दी घाव नहीं भरेंगे, बच्चों में सीजर्स यानी कि फिट्स आ सकते हैं, कमजोर दांत हो सकते हैं, है ना, और एनिमल घिस सकता है यानी कि दांतों के ऊपर की जो लेयर है वो दांतों के ऊपर की लेयर घिस जाती है। अधिक समय तक इनकी कमी रहे तो ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो जाए यानी कि 9 और 11 से अधिक हो जाए तो उसे हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब बहुत सालों तक कैल्शियम की गोलियां खाएं तो ऐसा हो सकता है। पैराथायराइड ग्लैंड हाइपर हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन है, भूख न लगना है, जी मचलाना है, सुस्ती आना है, आलस्य होना है, एक्सेस कैल्शियम यूरिन में आने लगता है, मानसिक तनाव आ सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है, ज्यादा श्वास ना ले पाना, छोटी छोटी श्वासें होती हैं, श्वास फूलने लग जाती है, और अति थकान होना, ये कैल्शियम की हाइपर होने की वजह से हो सकता है। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये समस्याएं हमें परेशान कर सकती हैं। इन सब प्रॉब्लम से बचाव के लिए पैराथायराइड ग्लैंड का ठीक होना जरूरी है। ब्लड में ब्लड में कैल्शियम की सही मात्रा पीटीएच पैराथ हार्मोन एवं थायराइड ग्लैंड के कैल्शियोटोनिन द्वारा होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की उपस्थिति में ही संभव है, इसलिए विटामिन डी के अभाव में ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और 90% आपके मोशन और 10% आपके यूरिन से बाहर निकल जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन एवं निकास के लिए भी यह जरूरी है, इसलिए ब्रेन की सभी बीमारियों में 1.25 डीसीजी उपचार भी देना चाहिए। अगर किसी को तली हुई चीजें खाने से खट्टी डकार आती है तो इसका मतलब है कि उसके फैट ठीक से नहीं पच रहे हैं, तो उनके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, इसलिए विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के की कमी बॉडी में होती चली जाएगी। तो इनके लिए हमें कैल्शियम हमारे यानी कि कैल्शियम की अधिकता और कमी इन दोनों से ही कम गड़बड़ी आ सकती है। हमें ध्यान करना ना तो कैल्शियम जरूरत से ज्यादा हो जाए ना जरूरत से कम हमारे को कैल्शियम की आवश्यकता है। अगला मिनरल पोटेशियम है। यह मिनरल है यह एक मिनरल है जो दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर शरीर में काम करता है, यानी कि अकेले काम नहीं करता। यह पूरी बॉडी वेट का 0.3% भाग के लगभग में होता है। यह भी हड्डियों एवं दांतों की रचना के लिए जरूरी है। यह डीएनए एवं आरएनए का एक मुख्य अंग है, यानी कि डीएनए और आरएनए के लेवल पर काम करता है। इसके सोर्सेज हैं, यह खाने के द्वारा ही हमें शरीर को मिलता है। यह मोस्टली दालों में, सूखे मटर, चावल, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, ताजे व सूखे फलों में, संतरा, तरबूज एवं फलों के जूसेस एवं दूध में पाया जाता है। इसके फंक्शन है एंजाइम को ठीक से काम करने के लिए जरूरी है, यानी कि इसके लिए आवश्यक है हमारे को। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, खासकर हार्ट की मसल्स के रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। नर्व इम्पल्सिस के लिए जरूरी है। एसिड अल्कलाइन के बैलेंस के लिए जरूरी है। ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाकर रखने के लिए जरूरी है। किडनी के बिगड़ने पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बढ़ जाता है। इसके अधिक मात्रा होने पर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और सेल नष्ट होने लगती है। जब पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो वहां पर सोडियम लेवल कम हो जाता है, तो इसलिए
अगर सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो वहां कैल्शियम अपने आप कम हो जाएगा। पोटेशियम के अधिक होने पर मसल्स में कमजोरी आ सकती है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, या कैल्शियम कम हो जाने के कारण हार्ट फेल भी हो सकता है। पीटीएच और कैल्शियोटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नॉर्मल बनाने के साथ साथ पोटेशियम को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम एक समय तक, मतलब ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रहते हैं। जहां पोटेशियम ज्यादा होगा वहां कैल्शियम कम हो जाता है, और ये ज्यादा समय तक साथ नहीं रहते हैं। जब ब्लड में कैल्शियम की जरूरत होती है तो इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव से, यानी कि पीटीएच और कैल्शियोटोनिन द्वारा पोटेशियम को यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और ऐसे हम कैल्शियम के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम पोटेशियम डाउन कर दें तो सोडियम का लेवल अपने आप बढ़ जाता है, सॉरी, इसका कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। सोडियम लेवल, यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर हमें कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है तो पोटेशियम को डाउन कर दो, और पोटेशियम को बढ़ाना है तो कैल्शियम के लेवल को डाउन कर दो। तो जहां पर हमें कैल्शियम की आवश्यकता है तो वहां पोटेशियम को हम बाहर निकाल देते हैं और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। सोडियम, सोडियम का भी यही हाल है, यह सोडियम और पोटेशियम दोनों अपोजिट काम करते हैं। सोडियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कुछ मात्रा में और कुछ भाग हड्डियों में पाया जाता है। यह पसीने और यूरिन द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। यह बॉडी में पानी का नियंत्रण करता है। यह नमक और कॉमन साल्ट के रूप में भोजन द्वारा प्राप्त होता है। हरी सब्जी, मूली, चना, सलजम, संपूर्ण अन्य कण जिसके छिलके वाली दालें होती हैं उनमें यह पाया जाता है। इसके फंक्शन है मसल्स के सही संकुचन के लिए, एक्सोन द्वारा नर्व इंपल्सेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तथा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए शरीर में पानी को रोकने के लिए आवश्यक है। सोडियम बॉडी में पानी को रोकता है। इसकी कमी से कमजोरी, नर्व की बीमारियां, बीपी, लो बीपी की समस्या, और साथ में एडिशन डिजीज में भी हो सकती हैं। एडिशन डिजीज में यूरिन द्वारा अधिक मात्रा में सोडियम बाहर निकलने से ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम भी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो सोडियम का लेवल अगर सोडियम का लेवल निकलेगा बॉडी से तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, जिससे पेशेंट को कमजोरी, लेट कर उठने से चक्कर आना, त्वचा जो भाग कपड़े से ना ढकी हुई हो वो काले पड़ने लग जाती है। सोडियम की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। पानी की कमी से पहले पानी की कमी होगी तो एसिडोसिस की मात्रा बढ़ती है, जिससे कब्जी और यूरिन में जलन आना एक स्वाभाविक सिम्टम्स के रूप में देखा जाता है। पेट में HCl के उत्पादन के लिए भी सोडियम आयंस का खास काम है, नहीं तो ब्लड में पोटेशियम के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। यानी कि पोटेशियम जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा तो भी हार्ट फेल हो सकता है। बॉडी में सोडियम का लेवल 135 से 145 तक होना चाहिए। सोडियम का लेवल 135 से 145 होना चाहिए। अगर बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि सोडियम की लेवल मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें हाई बीपी की समस्या हो सकती है। इसमें देख लेते हैं, इसको हम हाइपर न्यूट्रीमिया कहते हैं। हाइपर न्यूट्रीमिया कहते हैं, यानी कि न्यूट्रीमिया का मतलब है कि जब ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो उसे हाइपर न्यूट्रीमिया कहते हैं। यही हाई बीपी का मुख्य कारण है। इससे हाथ, पैर, पेट, शरीर के अन्य भागों में पानी बढ़ जाता है। कभी कभी 24 घंटे की सूजन रह सकती है। इसके अलावा यूरिन कम होने लगता है। यूरिन कम आने लगेगा क्योंकि जैसे वाटर रिटेंशन होने लग जाता है, और शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, और मसल्स का फड़फड़ाना हो सकता है। हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, यानी कि हार्ट काम करना कम कर देता है। ऐसे लक्षण हमें सोडियम के लेवल बढ़ने पर देखे जाते हैं। और इसी प्रकार आगे है जिंक। बॉडी का साधारण विकास करना जिंक की जिम्मेदारी है। जब मार लगे तो घाव को भरना जिंक की जिम्मेदारी है। जीआईटी में प्रोटीन्स को पचाने के लिए कुछ मात्रा में जिंक आवश्यक है। लैक्टिक एसिड में थोड़ी मात्रा में लैक्टिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जिंक की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जिंक की आवश्यकता है। स्पर्म काउंटिंग सही रहे तो जिंक की आवश्यकता है।
लंबे समय तक जिंक की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। जीभ का स्वाद और मुंह भूख का सामान्य बनाए रखने के लिए भी जिंक की आवश्यकता है। इसकी कमी हो तो इम्यूनिटी बिगड़ सकती है तथा चीजों को सीखने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, यानी कि जिंक के बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। जिंक का सबसे अच्छा स्रोत हमारे अंकुरित अनाज होते हैं और इससे भी सबसे अच्छा स्रोत ऊंटनी का दूध अगर आपको मिल जाए तो उसमें जिंक सबसे ज्यादा होती है। जिंक आपकी इम्यूनिटी पर, आपकी याददाश्त पर काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी और शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए हम ऊंटनी का दूध या नारियल पानी या हम हरी सब्जी या अंकुरित चीजों का अगर हम सेवन करें तो हमें जिंक आराम से मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है।